आप हथकड़ी और बेड़ी हटा के लाइएगा तब हम ससम्मान अपने नागरिकों को लेंगे। अगर भारत से हमारे नागरिक कोई गलत वीसा के जरिए भी, देखिए ये क्यों हो रहा है, सऊदी से लेके यूरोप से लेके अमेरिका तक बेरोजगारी का इतना भयंकर आलम आपके देश में है कि लोग किसी ना किसी रास्ते वहां पहुंच के काम करना चाहते हैं, क्योंकि वहां अभी इजराइल से भारत सरकार ने समझौता किया, 1.5 लाख रुपया उनको तनख्वाह मिल रही है और 2 करोड़ का बीमा है अगर वो डेथ हो जाए। तो युद्ध में भी, गाजा से जो युद्ध चल रहा है उसमें भी भारत से बड़ी संख्या में मजदूर गए। तो अपनी पेट की मजबूरियां और परिवार चलाने की जिम्मेदारियों के कारण लोग अगर वहां गए और उनको हथकड़ी में लाया जा रहा है, तो एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत को यह कहना चाहिए कि आप हमारे नागरिकों का ससम्मान ट्रांसफर करिए, गुलाम की तरह उनके साथ व्यवहार न करिए। लेकिन भारत सरकार ने यह छोटी चीज भी कहने की जहमत अमेरिका से नहीं उठाई। ये बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है और दुखद है। भारत के अंदर इस समय एक बौद्ध मंदिर को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है। वास्तव में वो भगवान बुद्ध का मंदिर है, लेकिन कुछ सनातनियों ने उस पर, खासकर ब्राह्मण लोगों ने कब्जा कर रखा है। उस विषय में क्या कहें? नहीं, देखिए इस विषय में मेरी बहुत जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि इसे आप पूछें तो ज्यादा बेहतर। वहां पर एक छोटा सा मंदिर जहां 500 एकड़ का जो है बुद्ध जी का मंदिर में फैला हुआ है, वहां एक 100 गज में छोटा सा मंदिर बना करके इन लोगों ने, जो वहां पे समिति होती है देखभाल करने की, उसमें समिति में अपना 4 लोग बना लिए हैं और एक डीएम है, 4 बुद्ध बौद्धिस्ट हैं, 4 वो, जो कि बहुत ही निहायत ही गलत है, निहायत सरेआम बेईमानी है। और ये बिल्कुल भ्रष्टाचार और तानाशाही का नमूना है कि एक 30 बाई 30 का छोटा सा मंदिर बना लिया और जहाँ पे कोई जाता नहीं है, कोई पूजा पाठ करने भी नहीं आता है, तो वहां पे इन लोगों ने जबरदस्ती बेईमानी की है बौद्धिस्टों के साथ। और पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया में बौद्धिस्टों का जो है तमाम लोग आ रहे हैं, ये जानकारी जा रही है और ये इस देश की बदनामी हो रही है। अगर ये सरकार यहाँ पे नहीं चेतती है तो इस सरकार के लिए भी खतरा बन जाएगा और विदेशों में हमारे देश के लोगों का सम्मान कम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जन तक इस सम्मेलन का संदेश पहुंचाया जाएगा और एक बड़ी गोलबंदी कानपुर में होगी। जिन बड़े घरानों की आप बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी 30% ज्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं। ये गलत है। आप अगर इनकम टैक्स के आंकड़े देखें तो दरअसल हिंदुस्तान का जो मध्य वर्ग है वो 11 लाख करोड़ रुपया भारत के खजाने में इनकम टैक्स देता है और कॉरपोरेट घराने सिर्फ 7 से 8 लाख करोड़ रुपए देते हैं। और वह भी आपको मैं बता दूं, वह उनकी संपत्ति पर टैक्स नहीं है, वो बेसिकली कारपोरेट टैक्स है, जो पहले 35% था। अरुण जेटली साहब ने उसको घटा के 30% कर दिया और यह जो आपकी वित्त मंत्री महोदया हैं, इन्होंने उसको घटा के 22% कर दिया। और नए अगर कारपोरेट घराने को इंडस्ट्री खोलते हैं तो 15% महज कारपोरेट टैक्स देना पड़ेगा। दुनिया के अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर देश में जो कारपोरेट है उसकी संपत्ति पर टैक्स लगता है और उस पैसे से वो सरकारें वेलफेयर स्टेट का काम, कल्याणकारी राज्य का काम करती हैं। मेरी बात ये नहीं है, जो दुनिया के बड़े इस समय अर्थशास्त्री हैं, थॉमस पिकेटी, उन्होंने कहा कि अगर पूंजीवाद को जिंदा रहना है तो कारपोरेट की संपत्ति पे टैक्स लगाइए। और हिंदुस्तान के 2 बड़े अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रभात पटनायक और प्रोफेसर अरुण कुमार, दोनों की यह राय है कि अगर कारपोरेट पे टैक्स लगाया जाए और काली पूंजी की अर्थव्यवस्था पर लगाम लगाई जाए तो हिंदुस्तान में 50 लाख करोड़ के बजट के अतिरिक्त 50 लाख करोड़ इकट्ठा किया जा सकता है, जिससे आम नागरिक के हर सवाल को हल किया जा सकता है। सर आप बताइए, संविधान के तहत इस देश का क्या नाम है? भारतवर्ष। हम भारत के लोग लिखा है हमारे प्रेम्बल में, हम भारत के लोग, इंडिया, दैट इज कॉल्ड भारत। संविधान को मानने वाले रास्ते से कैसे भटक जाते हैं? अब संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है, संवैधानिक वर्ड है इस देश का, वो भारत ही है। इस देश का नाम हिंदुस्तान। हम लोग आम भाषा में, आम चलन में कुछ लोग बोलने लगते हैं, उनको नहीं मालूम है कि संवैधानिक वर्ड है। आज के दौर में जो शासन सरकार चल रही है, क्या संवैधानिक तौर से चल रही है?
नहीं, ये तो पूंजीवादी सामंतवादी सरकार है और उसका जो छुपा एजेंडा है वो मनवादी सरकार है। यानी कि संविधान के तहत नहीं चलेगा। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक डीप हिंदू स्टेट बनाने की बात है। उसका मतलब ही है कि संविधान रहेगा, लेकिन सारी गैर संवैधानिक कार्रवाइयां संविधान रहते हुए की जाएंगी और आम आदमी के जो अधिकार हैं उनको छीना जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया। वर्तमान सरकार में चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, 43% आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं, क्या कहेंगे? राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो दूसरी पार्टी को बोलती हैं कि उसमें अपराधी है, चोर है, बेईमान है, भ्रष्ट है, दगेबाज है, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो गंगा में जैसे धुल के उसको पाप धुल जाते हैं, उस तरह का भारतीय जनता पार्टी का नेचर है। तो जो भी उस पार्टी में जाता है वो चला जाता है और दूसरी पार्टियों ने अपने यहाँ अपराधियों की संख्या कम की है। उस पर जो हमारे आप लोग बोलते हैं, मीडिया बोलती है, तमाम लोग बोलते हैं, विरोध करते हैं, तो उन्होंने आपराधिक लोगों को टिकट देना कम किया। आज विधायक, चाहे विधायक हो, सांसद हो, 43% अपराधी प्रवृत्ति के हैं, हो चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे अपराधी कानून बनाए और आम जनता उसका पालन करे? देखिए, दरअसल सिर्फ राजनीति की ही बात नहीं है, पूरे समाज में अपराधी, माफिया और जो धनबल बाहुबल के लोग हैं उन्होंने अपना कंट्रोल कायम कर लिया है और राजनीति में भी तमाम दल के लोग इस काम को करते हैं। जैसे अगर आप पूर्वांचल से लेके अवध तक के अपराधियों को देखिए तो आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन कल वह प्रमुख विपक्षी दल के बतौर सांसद हुए थे। तो जो आम कार्यकर्ता पार्टियों में काम कर रहा है उसकी पूछ खत्म हो गई। राजनीति सेवा नहीं, राजनीति मेवा का एक साधन बन गई है जिसके जरिए लोग व्यापार कर रहे हैं और अपनी पूंजी को दुगना कर रहे हैं। वही जो अपराधी माफिया हैं जो सत्ता प्रतिष्ठान में एमपी एमएलए बनकर जीत कर जाते हैं, वही निजी सेनाएं खड़ी कर रहे हैं और दलितों के ऊपर, अति पिछड़ों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर वह जगह जगह हमले कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और उनको एक नागरिक के बतौर जीने नहीं दे रहे हैं। आम जनता तो चुनी, जो सरकार है जनता के द्वारा चुनी गई ना, आप लोग जनता को सक्रिय क्यों नहीं कर पाए? नहीं, जनता को हम लोगों ने सक्रिय किया है, उसका प्रभाव हुआ है। आज जो विपक्ष की सीटें लोकसभा में बढ़ी हैं तो जनता जागरूक हो रही है, जनता सक्रिय हो रही है और इसका आगे अभी और प्रभाव पड़ने वाला है। तो जनता समझ रही है, लेकिन जनता को, देश की जनता जो है बहुत देर में समझती है और काफी जब परेशान हो जाती तो समझ रही जनता और परिवर्तन होने वाला है। ऐसी सरकार आने में सत्ता पक्ष दोषी है, जनता दोषी है, विपक्षी पार्टी? देखिए, मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो वैचारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हमला किया है उसका मुकाबला मौजूदा विपक्ष नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसकी नाभि में जो अमृत है वो कारपोरेट की पूंजी है, जो हिंदुत्व को एक राजनीतिक हथियार के बतौर इस्तेमाल कर रही है और पूरे समाज में विभाजन, मैत्री भाव को नष्ट करना और जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको समाप्त करने की वो पूरी प्रयास कर रही है। इसका मुकाबला विपक्ष इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वह भी कारपोरेट की जो अर्थनीति है उसका हमराही रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुन के आ रहे हैं, सत्ता तक पहुंच रहे हैं। जहां तक जनता की बात है, अभी हाल के लोकसभा चुनाव को आप देख लें, भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम यहां की जनता ने किया और भारतीय जनता पार्टी खुद 240 सीटों पर जाकर सिमट गई। अगर इस काम को, जिसमें 3 प्रमुख बातें, मैं चूंकि चुनाव में था और ग्रास रूट लेवल पे मैंने अध्ययन किया, 3 बातें प्रमुखता से उठी, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल और संविधान पर खतरे का सवाल। ये 3 बातें जनमानस के अंदर गई और भारतीय जनता पार्टी की उसने चूने हिला देने का काम उत्तर प्रदेश में किया। इसलिए जनता तो अगुवाई कर रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि विपक्ष
जनता की जरूरत और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उसकी भावना है उसके अनुरूप व्यवहार नहीं कर पा रहा है। इसको और जो सामाजिक राजनीतिक समूह हैं उनको मिलकर आगे बढ़ाने की जरूरत। भारत के अभी पिछले लोकसभा चुनाव में ट्रंप का कहना है कि उसने मिस्टर मोदी को एक अच्छा खासा बजट दिया था चुनाव लड़ने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि भारत की संप्रभुता भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दांव पे लगा दी है। हमारा देश गुटनिरपेक्ष नीति पे चलता था। हम दुनिया के किसी भी गुट के साथ अपने को आइडेंटिफाई नहीं करते थे, लेकिन भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा रहा है और शुद्ध तौर पर अमेरिका के आगे भारतीय सरकार ने घुटने टेक देने का काम किया है। और पैसे की जहां तक बात है, हम उसको चूंकि हमने मीडिया में सुना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन है आरएसएस, उसका इतिहास देखेंगे तो आजादी के आंदोलन में सावरकर साहब माफी मांगकर रिहा हुए और एकमात्र व्यक्ति थे उस समय भारत में जो 60 रुपया अंग्रेजों की पेंशन लेते थे। तो इनका तो पूरा इतिहास दरअसल आजादी के आंदोलन में गद्दारी का रहा है। ये कभी भी उसमें नहीं रहे, चाहे सावरकर हो, चाहे हेड्डेवार हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो। तो आज भी ये अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए, और अगर मैं कहूं तो थोड़ा कठिन शब्द है, लेकिन उसकी दलाली करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। पैसे की क्या डीलिंग हुई है ये तो मीडिया से हमको पता लगा है, लेकिन राजनीतिक तौर पे अमेरिका के आगे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने दंडवत कर दिया है, ये हम कह सकते हैं। भारतीय बच्चों को जिस तरीके से हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में जंजीर बांध करके अमेरिका ने भेजा, भारत के विषय में क्या कहेंगे? देखिए, हम एक बगल में अमेरिका का देश है कनाडा, और उसको ट्रंप ने कह दिया वहां के राष्ट्रपति को कि तुम जो है काहे अलग देश बनाए हुए हो, तुम अपने देश को हमारे में मर्ज कर दो। कनाडा ने अपनी धरती पर प्लेन अपना परिचय देते हुए बताइए यहाँ क्या हो रहा है? मैं देवी प्रसाद निषाद, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, और इस कार्यक्रम का जो सम्मेलन इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आज यहाँ पे कार्यक्रम हमारा जो विषय है, जो संयुक्त मंच बना था हमारा संविधान बचाओ, उसका दूसरा साल है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग वार्षिक सम्मेलन कर रहे हैं, और आज का विषय है संविधान कल, आज और कल। संविधान जो बनाया गया था, बाबा साहब ने बनाया था, इस देश के तमाम जो है शिक्षाविदों ने बनाया था, बड़े बड़े विद्वान न्याय जो है हमारे क्या कहते हैं कि वकीलों थे उसमें शामिल, बड़े बड़े हमारे बैरिस्टर थे शामिल, और जिसकी अध्यक्षता हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। तो इसका उद्देश्य था देश के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, हक, अधिकार और सम्मान मिले। लेकिन आज जो सरकार है, धीरे धीरे सरकार जो है, आज की वर्तमान सरकार 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये पूंजीपतियों और सामंतवादियों की सरकार बन के रह गई है। कुछ पूंजीपति और कुछ सामंतवादी और तमाम गरीब लोगों को केवल वो टुकड़ों पर पलना चाहते हैं, जैसे पशु पक्षी जो है दो चार अपना पेट भरना भरें, उस तरह इनका उद्देश्य हो गया है। तो उसी के हम लोग ये पब्लिक, हमारे जो बीच में कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़े अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं कानपुर के, तो उनको ये बताना है कि जो संविधान को जो है धीरे धीरे खत्म और निष्प्रभावी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग तमाम अपने क्षेत्र में जाकर के अपने तमाम लोगों को जागरूक करें कि ये सरकार को हमें हटाना, नहीं तो ये सरकार संविधान बदल देगी और जो अभी निष्प्रभावी किया है इसको बिल्कुल खत्म करके मनवादी संविधान लागू कर देगी। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए क्या करने आए? देखिए, मैं दिनकर कपूर हूँ, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का प्रदेश महासचिव हूँ, और कानपुर के जो सामाजिक संगठनों का संयुक्त मंच है, इसकी तरफ से आज जो यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है, उसमें मैं मुख्य अतिथि की हैसियत से हूँ। आज का जो विषय है कि संविधान कल, आज और कल, यह मैं समझता हूँ बड़ा ही प्रासंगिक विषय है, क्योंकि हमारा देश का जब संविधान बना तो हमारे देश के जितने भी अगुआ थे उन्होंने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को ग्रहण किया था। इसका मतलब था
कि आदमी के जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक सरकार उसके गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी करेगी। सरकार न्याय की गारंटी करेगी, समता की, बंधुत्व की और साथ ही साथ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, धर्म को मानने की स्वतंत्रता की गारंटी सरकार करेगी। और इसीलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, ये सब सरकार की जिम्मेदारियां थी। आज जो देश में हालात हैं, इन सारी चीजों से सरकार ने अपने हाथ खींच लिए हैं। कल्याणकारी अवधारणा से वह पीछे हट गई है। आप जानते हैं कि आजादी के बाद की सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज की तारीख में है। आज हालत यह है कि देश की संपत्ति का जो 1/3 हिस्सा है वह देश के 268 पूंजी घरानों के हाथ में है। आज जो देश की आय है उसका 57.7% 20 बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथ में है। इतनी बड़ी असमानता की खाई बढ़ रही है और हमारा देश जो एक संप्रभु राष्ट्र रहा है, धीरे धीरे आपने देखा अब की बार ट्रंप सरकार के नारे के साथ मोदी ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल हिंदुस्तान में कारपोरेट हिंदुत्व की ये जो सरकार चल रही है, क्षमा कीजिए सर, ये हिंदुस्तानी है भारत? एक जो इस मुल्क में सरकार चल रही है वो एक डीप हिंदू स्टेट इस देश को बनाना चाहती है। और डीप हिंदू स्टेट का मतलब है कि आरएसएस जैसी संस्थाओं का इस देश के सरकार पर, इस देश की संस्थाओं पर कब्जा हो जाना। अभी आप देखें क्या हालत हो गई है। एक सांसद ने संसद में कोई बात कह दी, एक निजी सेना जाके उसके घर में तोड़फोड़ कर दे रही है। माने अगर आप विचार, कोई अलग विचार लेके आ रहे हैं, हमारी भारतीय जो सभ्यता और परंपरा थी उसमें शास्त्रार्थ था, विचारों पे बहस होती थी, और आज विचारों पर आपका घर बुलडोज कर दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमे कायम हो जाएंगे, आपको जेल भेज दिया जाएगा। और निजी सेनाएं, और ये जो निजी सेनाएं हैं इनके बारे में मैं बता दूं, ये दरअसल पुराना बर्बर जो सामंती राज था उसकी एक तरह से वापसी इस देश के अंदर हो रही है। जो सामंती ताकतें थी वो सरकार के सहयोग से और कारपोरेट माफिया की पूंजी से खड़ी की जा रही हैं और इसके जरिए लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। इन सब के बरखिलाफ 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने बैठक की और रोजगार व सामाजिक अधिकार संवाद पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उसी संवाद के तहत मैं कानपुर में भी आया हुआ हूं, जिसमें हमने कहा कि रोजी रोटी के साथ सामाजिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो। मेरे साथ अध्यक्ष जी बैठे हैं। निषाद जाति अति पिछड़े समुदाय में आती है। बिंद, बिहार, मल्लाह, केवट, चौहान, विश्वकर्मा, कुम्हार, ये जो जातियां हैं इनके बारे में 2017 में रोहनी कमीशन बनी। जस्टिस रोहनी जो दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी, 2023 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। बावजूद इसके आज तक मोदी सरकार ने उस रिपोर्ट को संसद के पटल पे नहीं रखा। लागू करने की बात तो छोड़ दीजिए, जिसमें यह कहा गया है कि अति पिछड़े समुदाय का अन्य पिछड़ा वर्ग से आरक्षण कोटा अलग किया जाए ताकि उनके भी बच्चे डीएम बन सके, एसपी बन सके और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच सके। तो इस सवाल को लेके, और रोजी हमने कहा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन। सर मैं फिर रोकना चाहूंगा, बार बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भारत के हर नागरिक के लिए इन चीजों की गारंटी करने की बात हम लोगों ने उठाई है उस संवाद अभियान में। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस मुल्क के जो 200 बड़े पूंजी घराने हैं उनकी संपत्ति पर अगर टैक्स लगा दिया जाए तो हिंदुस्तान के हर नागरिक की रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और भोजन के अधिकार की गारंटी सुनिश्चित की जा सकती है। इन प्रश्नों को लेकर यह अभियान चल रहा है और इसी प्रश्न पर हम यहाँ भी आए हैं और उम्मीद करेंगे कि